हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरे मार्केट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनका क्या टाइप होता है, उसमें किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या उसमें और भी चीज़ें होती हैं, हाउस होल्ड्स कौन होते हैं, बिजनेस फर्म कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो इसे हम अगर इसे जनरल जो हम नॉर्मल जो हम लोग मार्केट देखते हैं अगर उसके हिसाब से अगर देखें तो इसका एक एग्जैक्ट कोई लोकेशन की तरह नहीं कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में दो टर्म यूज़ किए जाते हैं, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड्स होते हैं सेवर्स एंड बिजनेस फर्म्स आर इन्वेस्टर्स। अब जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, अ फाइनेंशियल मार्केट helps to link the savers and investors by mobilizing funds between them। कि सेवर से लेकर के जो उसने पैसे सेव किए हैं वो हाउस होल्ड हो गया, बिजनेस फर्म्स हो गए इन्वेस्टर्स, इन दोनों के बीच का जो लिंक बनाने का काम करता है वो फाइनेंशियल मार्केट करता है। सो it performs the allocative function, so it allocates or direct funds available for investment in the most productive investment opportunity. So the process by which the allocation of funds is done is called financial intermediation. So here is when the allocative function is performed well, two consequences follow। इसके दो consequences को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द रेट ऑफ रिटर्न। तो कोई भी वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे उसे रेट ऑफ रिटर्न हाइयर है, सो द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड टू द हाउस होल्ड वुड बी हायर। एंड द सेकेंड वन इज़ स्केयर रिसोर्सेज। सो स्केयर रिसोर्सेज हमें सब पता है कि कोई भी रिसोर्सेज वो क्या वो एक लिमिट अमाउंट में है, तो उन रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमी की तरफ हमें लगाना चाहिए। लाइक स्कैर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फॉर्म्स विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी, कि जिससे कि हम इनपुट तो कम लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारा ज़्यादा हो रहा है। So there are two major alternatives mechanism through which allocation of fund can be done। कि हम लोग allocation of fund किन किन द्वारा हम लोग कर सकते हैं। The first one is banks और by financial markets। तो क्या होता है कि बैंक के पास हाउस होल्ड पैसे अपने सेव करते हैं, फिर बैंक क्या करते हैं उसे बिजनेस जो फॉर्म होती है बिजनेस फॉर्म को वो क्या कर देता है, एज अ लोन दे देता है। तो इस तरीके से सर्कल चलता रहता है। So banks and financial market are competing intermediary in the financial system and give household a choice of where they want to place their savings। कि उनके पास एक चॉइस रहेगी। सो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाउस होल्ड्स इज सेवर एंड बिजनेस फर्म्स आर इन्वेस्टर्स एंड द बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर इंटरमीडियरी। So, a financial market is a market for the creation and exchange of financial asset। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का यूज़ करते हैं। हम लोग नॉर्मल मार्केट में क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, सर्विस या फिर गुड्स को खरीदते हैं। वैसे ही हमारा फाइनेंशियल मार्केट में जितनी भी फाइनेंशियल असेट्स होती हैं उनका या तो क्रिएशन होता है या फिर उनका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब कि ओनरशिप चेंज हो रही है, इस टाइप से। सो वेयर एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर, सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट सच एज इनिशियल इशू। क्रिएशन मतलब उसे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम, जब भी कभी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी शेयर्स को इशू करती है, मार्केट में लाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और वहीं अगर पुरानी शेयर्स है उसे खरीदा या बेचा जाता है तो इसे कहते हैं एक्सचेंजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, कि फाइनेंशियल मार्केट्स की क्या क्या फंक्शंस होती हैं, वो क्या क्या रोल
प्ले करता है हमारे इकोनॉमी के लिए। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ mobilization of savings and channeling them into the most productive use। कि अब क्या होता है कि हाउस होल्ड्स क्या होते हैं, सेवर्स होते हैं, वो पैसे को सेव कर लेते हैं। अब जो पैसे सेव किए हुए हैं वो तो यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो उसे यूज़ में लाने के लिए जो है फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है कि वो उन सेविंग्स को बाहर लेकर के आता है और फिर उसे प्रोडक्टिव यूज़ में लगाता है। जैसे कि कोई भी जितने भी पब्लिक होती है उसके पास सेविंग्स होती है, अब वो शेयर खरीदेगा तो उनके सारे पैसे क्या हो गए, मार्केट में आ गए, फिर वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दिस। नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब प्राइस डिस्कवरी क्या होता है कि अब ऐसे होता है कि जब क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर को इशू करती है, तो उस टाइम तो वो अपने हिसाब से जितना उसे हो सकता है 10 रुपीज़ पर शेयर या फिर 100 रुपीज़ पर शेयर, अपने हिसाब से वो उसका प्राइस जो है वो तय कर लेती है। लेकिन बाद में जब वो धीरे 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 कुछ साल पुरानी हो जाती है वो शेयर्स, तो उनके प्राइस में चेंजेज आ जाते हैं। अब क्या होता है कि कितने प्राइस पे कोई बेचे, कितने प्राइस पर कोई ख़रीदे, इन सब का जो काम होता है वो फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा किया जाता है। सो इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउस होल्ड आर सप्लायर्स ऑफ द फंड, क्योंकि उनके पास सेविंग्स है तो वो है सप्लायर्स ऑफ फंड। एंड बिजनेस फर्म्स आर रिप्रेजेंट द डिमांड, क्योंकि वो डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। सो द interaction between the force of demand and supply helps to stabilize the price of financial asset। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सप्लाई एंड डिमांड, सेम वैसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं कि जहाँ पे भी हमारा सप्लाई एंड डिमांड का डिमांड मीट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वो ही हमारा प्राइस जो होगा वो तय कर लिया जाएगा। नाउ थर्ड फंक्शन इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अब ऐसा होता कि हम एक बार शेयर खरीद लें तो फिर हम उसको बेच नहीं सकते हैं, अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती तो हम उसे बेच नहीं पाते, तो फिर हम लोग शेयर क्यों खरीदते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल मार्केट ये ऑप्शन देता है कि हम उसे खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, कि हम उसे तुरंत कैश में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि अब किसी कंपनी को अपने इशू शेयर करने हैं तो अब वो बैनर्स बनाएंगे, बोर्ड्स, बहुत सारे लोगों को बैठाएंगे, इस तरीके तो बहुत सारा कॉस्ट लग जाता है। बैनर्स बनाना, एडवर्टीज़मेंट कराना, तो वहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। अब वो क्या करेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा, वहाँ पे कुछ जो ब्रोकरेज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको वो बता देगा हाँ मैं शेयर बेचने वाला हूँ, और वो क्या करेगा, वो पब्लिक को बता देगा। अब इससे क्या होगा, जो कॉस्ट जो होता है वो जो है कम हो जाता है। सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडेड इन मार्केट, कि कौन सी सिक्योरिटी बिकने वाली है और कितनी बिकने वाली है। सो इट हेल्प्स सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइंड ईच अदर। तो यहाँ पे कॉस्ट दोनों का बच जाता है, बिजनेस फर्म्स का भी और जो खरीदने वाले होते हैं उनका भी। So, financial market are classified on the basis of maturity of financial instruments traded in them। तो फाइनेंशियल मार्केट में जिस भी तरीके की जो भी शेयर्स वगैरह बेची जाती है, जो भी चीज़ें बेची जाती है, उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो उनकी मेच्योरिटी के आधार पर, कब वो मेच्योर होगा उसके आधार पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज़ कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट वो होता है कि जो एक साल के अंदर हम उसे ट्रेड कर लेते हैं, और वैसे इंस्ट्रूमेंट विद लॉन्गर मेच्योरिटी, जिनका मेच्योरिटी टाइम बहुत लंबा होता है, उसे हम कैपिटल मार्केट के कैटेगरी में रखते हैं। मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में जितने भी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, लाइक जिनकी मेच्योरिटी 1 ईयर से मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम होती है, उनके साथ डील होती है मनी मार्केट में। तो अगर इनके मेजर पार्टिसिपेंट की बात करें कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आरबीआई हो गया, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई,
फिर से आपका स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए और या फिर लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस, तो ये सारी चीज़ें इसमें इनके पार्टिसिपेंट्स हैं। इनके इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो किन किन चीज़ों का हम लोग इसमें डील करते हैं, तो लाइक ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, तो ये सारी चीज़ों की इसमें डील होती है। फीचर्स अगर बात करें, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, सो द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी, कि जस्ट वो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है मनी में और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट वन इज दीज आर अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड होते हैं। थर्ड वन इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर लेस रिस्की एंड दे आर हाईली लिक्विड। तो मनी मार्केट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन, ऐसा कोई नहीं है कि जैसे मार्केट होता है उस तरीके कोई मनी मार्केट ऐसा कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, बट इट्स but is an activity conducted over the telephone and through the internet। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमने दो पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज़ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट फिर फर्दर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड हो जाता है। सो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे फर्स्ट वन इज़ ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है, तो ट्रेजरी बिल है वो एक शॉर्ट टर्म, जैसे कि ये मनी मार्केट में डील हो रहा है इसका, तो शॉर्ट टर्म होगा। एंड इट इज़ इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके द्वारा इसे इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा सेंट्रल बैंक है वो इशू करती है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो आरबीआई को बोलेगी और आरबीआई उसके आधार पर ट्रेजरी बिल को इशू करता है। और इसे हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, इसलिए बिकॉज दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज़ लोअर दैन देयर फेस वैल्यू। जैसे कि मान के चलो कि वो शेयर 10 रुपये का है तो वो 8 रुपये में 8 रुपये में आरबीआई ने उसे इशू किया, तो जो उसका फेस वैल्यू है उससे कम पैसे पर उसे इशू किया गया, तो इसीलिए कहा जाता है। और जो उसका डिफरेंस होता है वो क्या होगा, उस खरीदने वाले के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसीलिए इसे जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। And it is highly liquid and has an assured yield of negligible risk of default, क्योंकि इसे सेंट्रल आरबीआई इशू करती है तो इसे डिफ़ॉल्ट होने का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि इसे 25,000 या फिर उसके मल्टीपल में इस तरीके से इशू किया जाता है। सो ट्रेजरी बिल कैन बी इशूड फॉर अ मिनिमम अमाउंट 25,000, कि मिनिमम 25,000 हम कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि 25,000 से 50,000 हो जाए, फिर 75,000 हो जाए, तो इस तरीके से उसके मल्टीपल के इस तरीके से उसे इशू किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, सो कॉमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट में इसे इशू किया गया तो शॉर्ट टर्म है एंड अनसिक्योर्ड होता है एंड प्रोमिसरी नोट है एंड negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period। endorsement means कि हमें मिला है कॉमर्शियल पेपर तो हम किसी और को, जैसे मैंने किसी और से पैसे उधार लिए हैं तो मैं इस कॉमर्शियल पेपर को उसे इंडोर्स कर सकती हूँ, तो ये इसमें थोड़ा सा फ़ायदा है। अब इसे कौन इशू कर सकता है, हर कोई इसे इशू नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए चाहिए जो भी लाइक बहुत सारे ऐसे लार्ज या फिर क्रेडिट वर्दी कंपनी जो होती है जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, इस तरीके जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी जो भी होती है वही इसे इशू कर सकती है। अब इसकी मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो वो 15 days to 1 year होता है। पर्पस क्या है, सो टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड, कि हो गया कि सीजन के अनुसार लाइक कोई कपड़े का बिजनेस करता है और उसे ठंडी के दिन में उसे बहुत सारे रॉ मटेरियल लाने पड़ जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसे क्या चाहिए कि एक पर्टिकुलर सीज़न में उसे क्या हो रहा है, उससे
फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है, कॉमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है। अब क्या होता है, टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इशू सिक्योरिटी, कि बहुत बार होता है कि हमें अगर न्यू शेयर्स को इशू करना है, अब न्यू शेयर को इशू करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लाइक ब्रोकरेज को पैसे देने पड़ते हैं, उसको कमीशन देना पड़ता है, लाइक अगर हम एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं तो उसका पैसा। तो अगर ये जो इन सबको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, कि उस पैसे को, जिस पैसे शेयर को बेचने से पहले का जितना भी पैसा हमारा लगेगा, उसके लिए अगर हम कॉमर्शियल पेपर को इशू करते हैं, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि उसके लिए भी कॉमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कॉमर्शियल पेपर को ब्रिजिंग फाइनेंस, कि ये क्या करता है कि एक ब्रिज बनाता है, लाइक गैप को कम करता है। सो द इशू ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग, कि हम बैंक से बोरो करने के बजाय क्या किए कि कॉमर्शियल पेपर को इशू कर दिए। Now third one is call money. Now call money क्या होता है? कॉल मनी की बात करें तो जैसे बहुत बार ये अधिकतर आपको मिलेगा, लाइक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है। ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कैसे होता है कि बहुत बार ऐसे हो गया है कि लाइक इस मेथड के थ्रू जो बैंक जो है वो दूसरे बैंक से पैसे उधार पे लेते हैं। किसी बैंक को ज़रूरत है, हो सकता है कि मे बी उसके बहुत सारे जो उसके क्या कहते हैं उनको, जो पैसा जमा किए हुए होते हैं, उन वो सारे इन्वेस्टर्स एक ही साथ आ गए तो उनको पैसे देने की ज़रूरत पड़ी। तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या किया कि दूसरे बैंक से बोरो कर लिया। तो बैंक भी क्या करते हैं, अपने एक दूसरे से पैसे बोरो करते हैं। सो इट इज़ रिपेएबल ऑन डिमांड। रिपेएबल ऑन डिमांड का मतलब है कि जब भी सपोज़ ए बैंक से बी बैंक ने कुछ पैसे बोरो किए थे, अब ए बैंक जब भी उसे बी बैंक से वो पैसे मांगेगा तो बी बैंक को उसे ऑन डिमांड उसे रीपे करना पड़ेगा। और इसकी मेच्योरिटी डेट बहुत कम होती है, लाइक 1 डे to 15 डेज की, 1 से 15 दिन के लिए ही होता है। इट इज़ हाईली वॉलेटाइल रेट दैट वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड सम टाइम फ्रॉम आवर टू आवर, की घंटों भर में इसका जो रेट है वो चेंज हो जाता है। अब रेट क्या है, इसे कॉल रेट कहा जाता है, कि जिस रेट पर उस बैंक ने, ए बैंक ने जिस रेट पर बी बैंक को लोन दिए थे, लोन नहीं पैसे उधार पे दिए हुए थे कुछ समय के लिए, उस रेट को हम लोग बोलते हैं कॉल रेट। और ये बहुत ही वॉलेटाइल होता है, टाइम टू टाइम घंटे भर में ये चेंज हो जाता है। So a rise in call money rates makes other sources of finance such as commercial paper and certificate of deposits cheaper in comparison of banks raise fund from those sources. तो इसीलिए बैंक अधिकतर इसको यूज़ करती है। Now come to the next point, that is certificate of deposit, जिसको हम लोग शॉर्ट में CD भी बोल सकते हैं। So it is unsecured, negotiable, short-term instrument in bearer form issued by commercial banks and development financial institution, कि ये कॉमर्शियल बैंक या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा ये इशू किए जाते हैं। सो दे कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल को भी इशू कर सकते हैं, कॉरपोरेट्स को भी एंड कंपनीज को भी ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी, कि उस डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से पैसे चाहिए। सो ये क्या करता है, दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है उसे पैसे मिल जाते हैं बहुत ही कम समय में, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे मिल जाते हैं। अब ये किस तरीके का होता है कि डेवलपमेंट, लाइक व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज़ स्लो, डिपॉजिट ग्रोथ है कि डिपॉजिट नहीं हो रही, लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिमांड बढ़ गई कि लोग पैसे जमा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पैसे विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। तो वहाँ पे क्या होता है, बैंक को CD को इशू करना पड़ता है, क्योंकि डिपॉजिट तो है नहीं, तो फिर वो कैसे लोगों के जो पैसे हैं उसे वापस करेगा, तो वहाँ पे वो CD इशू कर देता है। नाउ नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज़ कॉमर्शियल बिल। ना कॉमर्शियल बिल क्या होता है? सो अ कॉमर्शियल बिल इज़ अ bill of exchange used to finance a working capital requirements of business firm. It is short term, negotiable, self liquidating instrument
which is used to finance the credit sales of the firm when goods are sold on credit। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग दुकान पे गए और हमें कुछ सामान लेना है, और सपोज़ हमारे पास 100 रुपीज़ है, और वो जो भी चीज़ हम लोग सपोज़ एक बुक ले रहे हैं वो 200 का है, तो हमने क्या किया कि 100 रुपीज़ दे दिया, और 100 रुपीज़ के लिए हमने उससे क्या किया कि कुछ लिख करके उसको दे दिया कि भाई ये ले लो, मैं इसे जब तुम्हारे पास पैसे लाऊंगा, मीन्स कि वो एक तरीके से हो गया कि हम आपको श्योर करें कि हम आपको पैसे देंगे ही। तो हमने पैसे देने के बजाय एक आपको कागज़ पकड़ा दिया। वो कागज़ क्या होता है, अगर वहीं कंपनीज अपने आप बीच में करती है, फिर कॉमर्शियल बैंक्स करती हैं, तो उसे हम लोग कॉमर्शियल बिल कहते हैं, और जब कॉमर्शियल बैंक करती है तो उसे ट्रेड बिल कहते हैं। तो वहीं होता है कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द बायर बिकम्स लायबल टू मेक पेमेंट, कि उसे तो पेमेंट करना पड़ेगा ऑन स्पेसिफिक डेट, बट द सेलर कुड वेट टिल द स्पेसिफिक डेट एंड मेक यूज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि वो उसे उस टाइम पे पेमेंट ना करके एक जो ड्रॉअर होता है उसने एक बिल ये करके और ड्रॉई को दे दिया, बायर को दे दिया, और बायर्स ने उसे सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर लिया। सो बीइंग एक्सेप्टेड द बिल बिकम अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसने साइन कर दिया तो उसे हम लोग ट्रेड बिल कहते हैं। और ये भी होता है कि जब उसे बैंक इशू करती है तो भी हम उसे, जब उसे कॉमर्शियल बैंक उसे इशू करती है तो उसे हम लोग कॉमर्शियल बिल कहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरह के होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट को हम लोगों ने कवर कर लिया, उसमें देखा कि उसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन करते हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। अब हम लोग कैपिटल मार्केट को देखते हैं। तो कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ से हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज करते हैं, जिसकी मेच्योरिटी 1 ईयर से ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो भी, so it consists of a series of channels through which savings of the community are made available for industrial and commercial enterprise and for the public in general. So capital market refers to facilitate the and institutional arrangement through which medium and long term funds, both equity and debt, are raised and invested. And also it also available at a reasonable cost. So in fact development of financial system is seen as a necessary condition for economic growth, कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। जो कैपिटल मार्केट है, जो शेयर्स की जो प्राइस होती है, उसका जो लेन देन होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। सो इट इज़ इसेंशियल दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सफिशिएंटली डेवलप्ड and that market operates are free, fair and competitive and also transparent. कैपिटल मार्केट्स के टाइप की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, लाइक जहाँ हम लोग जहाँ से न्यू शेयर्स को इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ से जो पुरानी शेयर्स होती हैं उनका लेन देन होता है। तो प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट कौन सा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पे हम लोग न्यू इशू मार्केट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो सबसे फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट से ही इशू होती है, इसीलिए इसे न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। The essential function of primary market is to facilitate the transfer of investable fund from savers to enterprise, कि enterprise को पैसों की ज़रूरत है, तो वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहता है, वो चाहता है कि सपोज अपने शेयर्स को बेच करके पैसा ले, तो वो कहाँ जाएगा, उसे प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा। सो द इसेंशियल फंक्शन इज दिस, एंड ऑल्सो थ्रू विच companies or enterprise issues their first security, or you can say the new security. The investors in this market are banks, financial institutes, insurance companies, mutual funds and individuals also. अब किसी भी एक कंपनी को पैसे रेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो मे भी हो सकता है कि उसे किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना हो, या फिर एक्सपेंसन करना है, या फिर डाइवर्सिफिकेशन करना है,
या फिर मॉडर्नाइजेशन करना है ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो इन सारी चीज़ों के लिए जब फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनीज बहुत सारे तरीके ढूंढती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक चूज़ कर सकती है। तो उनमें से ये सारे ऑप्शंस हैं और एक प्राइमरी मार्केट है जहाँ से वो न्यू शेयर्स को इशू कर सकती है। अगर बात करें इसके मेथड्स का, सो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, किस तरीके से हम इसे इशू कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर्स या फिर न्यू शेयर्स को हम लोग इशू कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सो offer through prospectus is the most popular method of raising funds by public companies in the primary market। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एडवर्टीजमेंट निकाल दिया गया न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पे, कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं, न्यू शेयर्स इशू करने हैं, तो उसने एडवर्टीजमेंट वगैरह करवा दिया। अब जिसको लेना है मैगजीन्स वगैरह न्यूज़पेपर में इसकी जो विज्ञापन आती है वो एड्स वगैरह आ जाती है। अब जिसको लेना है वो क्या करेगा, एक फॉर्म उसके साथ आती है जिसे प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, और उसे वो फिल करके फिर वापस क्या करेगा, मीन्स फिल करके उसे सबमिट कर देगा। और अब उसके बाद कंपनी के ऊपर है कि उसे किसको देना है किसको नहीं देना है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, और ये मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू डायरेक्ट अपील की जाती है इन्वेस्टर्स के पास कि आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए मेरी कंपनी में। सो अ प्रोस्पेक्टस में मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना होता है कि आपको जो कंपनीज एक्ट होती हैं या फिर सेबी की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना होता है। आप ऐसे मनमाने तरीके से कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने मनमाने तरीके से इसे नहीं कर सकता है। नाउ द सेकंड वन इज़ ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मे भी हो सकता है कि कंपनी नहीं चाहती कि हम ऐड वगैरह में पैसे खर्च करें, फिर उसे बेचने में अपना टाइम खर्च करें, तो वो क्या करती है कि बहुत सारे इंटरमीडियरी होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को और कंपनीज को कनेक्ट के बीच का एक तरीके से लिंक का काम करते हैं। तो कंपनी क्या करेगी कि डायरेक्ट अपने सारे शेयर्स को उन स्टॉक ब्रोकर्स को सेल कर देगी। अब वो जो हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो फिर पब्लिक को बेचेंगे। तो ये मेथड कहलाता है ऑफ़र फॉर सेल, कि कंपनी खुद पब्लिक से अपील नहीं की, उसने क्या किया, किसी को पूरा का पूरा बेच दिया और वो फिर पब्लिक में उसको बेच रहा है। तो ये आपका कहलाता है ऑफ़र फॉर सेल। नाउ थर्ड वन इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय अ कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, की कुछ ही लोगों को, सबके लिए वो नहीं होता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए ही वो इशू करती है और वहीं लोग उसको खरीदते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। आप कह सकते हैं कि चुपके से उसे सेल कर दिया गया प्राइवेटली। इस ऐसा कंपनी क्यों करती है, जब उसे बहुत ही पब्लिक इशू से बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी में पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए, फंड्स चाहिए, तो वो क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है कि इतना ऐड करवाएं, फिर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो इतने सारे झंझट में पड़ने से अच्छा है कि कंपनी क्या करती है कि चुपके से कुछ लोगों को शेयर बेच देती है और वो लोग खरीद लेते हैं। तो दैट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज़ राइट इशू। राइट इशू ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे जैसे एक कोई भी एक कंपनी है, उसके पहले से भी बहुत सारे ओनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। तो जब उसे न्यू शेयर्स लाने होते हैं तो पहले वो क्या करती है, कुछ शेयर वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो पहले से ही शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जाता है कि आप लोग का राइट है कि आप लोग पहले से इस कंपनी के ओनर हैं, तो आप लोग इसको खरीदिए। तो उसको कहा जाता है राइट इशू, कि कुछ जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ही वो जो शेयर है वो इशू किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज ई आई पी ओ। आई पी ओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ई मीन्स ये क्या होता है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होता है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। SEBI registered stock brokers have to be appointed for the purpose of accepting
application and placing orders with the company. So the issuer company should also appoint a registrar to the issue having electronic connectivity with stock exchange. तो ये बेसिकली हो कि ऑनलाइन आपका होता है कि ऑनलाइन सिस्टम से आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थे आपके जितने भी कैपिटल मार्केट्स होते हैं उसके मेथड्स। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पहले से जो इशू की हुई है पुरानी जो शेयर्स होती है उनका लेन देन होता है। अब इससे क्या होता है कि सपोज़ कोई शेयर होल्डर है और अपना शेयर बेचना चाहता है, तो अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो वो कहाँ पे बेचता, क्योंकि अगर वो एक बार शेयर खरीद लिया तो फिर उसे बेच नहीं पाएगा, फिर उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो इस चीज़ को ये क्या करता है, थोड़ा सा आसान बना देता है कि वहाँ पर जा कर के सेकेंडरी मार्केट के थ्रू हम अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट के थ्रू न्यू इन्वेस्टर्स भी क्या हो जाते हैं कि आ जाते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें सो इट हेल्प्स इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट, कि जैसे कि बताया कि वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब क्या किया कि उसे अपने शेयर्स को बेच करके वो पैसे ले लिया। एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। It also contributes to economic growth by channelizing funds toward most productive investment through the process of disinvestment and reinvestment। ये भी आपके जो भी एक्ट हैं या फिर जो भी सेबी की गाइडलाइंस है उसके थ्रू चलाया जाता है। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के बीच डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि सिमिलैरिटी की बात करें पहले, तो सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि फ़ंड को ट्रांसफ़र करता है इन्वेस्टर्स से सेविंग से वो इन्वेस्टमेंट उनका लाता है। डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट मेच्योरिटी पीरियड पर दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एक शॉर्ट टर्म होता है मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म होता है आपका कैपिटल मार्केट। पार्टिसिपेंट की बात करें तो मनी मार्केट में आपकी आरबीआई होती है मेजर पार्टिसिपेंट, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कैपिटल मार्केट में आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स भी रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी रहते हैं, बैंक्स, कॉरपोरेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मनी मार्केट में आपकी हो जाएगी ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स, और कैपिटल मार्केट में तो आपका शेयर एंड डिवेंचर एंड बॉन्ड्स ऑल्सो। और ड्यूरेशन की बात करें तो वहीं मेच्योरिटी पर आपकी मनी मार्केट की 1 ईयर होती है और कैपिटल मार्केट की मोर देन 1 ईयर होती है। हम पढ़ेंगे एक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो बहुत बार न्यूज़पेपर में लोगों से बहुत बार सुना होगा। आखिर ये होता क्या है, तो जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं लगभग ऑलमोस्ट उसी तरीके का स्टॉक एक्सचेंज का भी काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले से जैसे कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होती है जो पहले से इशू कर दी गई है, उन स्टॉक्स का इसमें लेन देन होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ये बात ध्यान में रखना होगा कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो एज अ मार्केट द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, आपका शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, तो इन सब का एक्सचेंज होता है आपका, या फिर आप उससे खरीद रहे हैं, लाइक आपके पास पैसे हैं और आप उससे स्टॉक एक्सचेंज खरीद रहे हैं, तो आप पैसे दे करके स्टॉक ले लिए। या फिर हो सकता है कि आपके पास पहले से पड़ी हुई है एक्सचेंज शेयर्स या फिर डिवेंचर्स जो भी हैं, आप उसे बेच करके पैसे ले रहे हैं। तो इसमें कोई भी हो, इसलिए इसको एक्सचेंज कहा गया है। So stock exchange help companies raise finance, provide liquidity and safety investment to the investors and enhance the credit worthiness of individual company। जैसे कंपनी का क्या होती है, क्यों वो शेयर्स इशू करती हैं, तो उनका मेन मोटिव होता है फाइनेंस का। उनको जब भी किसी भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर्स इशू कर देते हैं, मार्केट में शेयर्स दे देते हैं। अब उसे जो जो खरीदेगा वो पैसे पे करेगा, तो अब जब वो पेमेंट करेगा तो किसके पास जाएगा, वो सारी कंपनी के पास जाती हैं। तो इस तरीके से जब भी कंपनीज़ को
फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो शेयर्स या फिर डिवेंचर्स इशू कर देती हैं। नाउ मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि ये अब एक एक्ट बन चुका है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं है कि इनकॉर्पोरेटेड है या फिर नहीं। कंस्टिट्यूटेड फॉर द purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling और डीलिंग इन सिक्योरिटी की कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका मेन मोटिव है कि वो जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, उनके बीच डीलिंग करती है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? स्टॉक एक्सचेंज कहलाएगी। फंक्शन की बात करें, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है? सो द इफिशिएंट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट्स अ कंडक्टिव क्लाइमेट फॉर एक्टिव एंड ग्रोइंग प्राइमरी मार्केट, an active and healthy secondary market in existing security leads to positive environment। अब एक एक करके इसके सारे फंक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, पहले से जो शेयर्स इशू कर दिए गए हैं या डिबेंचर्स इशू कर दिए गए हैं, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, मीन्स कि उसे मनी में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने क्या किया कि एक मैंने शेयर खरीदा, सपोज मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर खरीदा, सपोज वो मैंने 100 रुपीज़ में ली थी। अब क्या है कि अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहता तो हम कहाँ जा कर के उसे सेल करते? फिर तो वो शेयर मेरे पास रहता, फिर वो कभी भी मनी के फॉर्म में नहीं आता मेरे पास। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जा कर के उसे लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं, लाइक उसे सेल कर सकते हैं और आप अपना पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्राइसिंग सिक्योरिटी। प्राइसिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सो द शेयर प्राइसेस ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल मार्केट में भी हर चीज़ों का दाम कैसे फिक्स किया जाता है? सप्लाई और डिमांड को देखते हुए, कि जहाँ पे, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को इंटरसेक्ट करती है, वहीं हमारा क्या होता है? प्राइस हो जाता है। वही चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है? सिक्योरिटीज़ वगैरह जो भी हैं उनकी प्राइस को निर्धारित करने का काम करती हैं, कि जहाँ पे भी किसी भी सिक्योरिटी की डिमांड और सप्लाई मैच कर रही है, वहीं क्या हो जाएगी? उस सिक्योरिटी की प्राइस हो जाएगी। सो अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यूएशन थ्रू विच द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड। Such a valuation provide important instant information to both buyers and seller in the market, कि बायर भी समझ जाएगा कि मुझे कितने में ख़रीदना है, एंड सेलर भी समझ जाएगा कि अभी उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, तो मुझे बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। नाउ थर्ड वन इज़ सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन के पहले क्या होता था कि अगर सपोज हम किसी से पैसे उधार लेने गए, हमने तो उनसे पैसे ले लिए, जैसे कि लैंडलॉर्ड होते थे, या फिर हम किसी अपने रिलेटिव से पैसे लिए, तो अगर कंपनी वैसे ही करती है कि किसी और से पैसे ले लेती है, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन की कोई सेफ्टी नहीं रहती थी। लेकिन जब सिक्योरिटीज़ में जब कोई भी कंपनी सिक्योरिटी के रूप में फाइनेंस को रेज करती है, तब वहाँ पे उस कि कोई दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज बायर्स एंड सेलर दोनों की तरफ से किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, इस सब का जो सेफ्टी की जो बातें होती हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज इन सब का ध्यान रखता है। सो द मेंबरशिप ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. So this ensure that investing public get a safe and fair deal on the market. Next one is contribution to economic growth. ये तो बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर रीशोल्ड और ट्रेडेड। कि स्टॉक एक्सचेंज है तभी तो हम जो पहले से सिक्योरिटी खरीदे हैं उसे हम सेल कर सकते हैं। अगर ये फैसिलिटी नहीं रहती
तो कोई भी शेयर्स खरीदता ही नहीं। शेयर्स नहीं खरीदता तो फिर कंपनीज फंड कहाँ से, अपनी फाइनेंसिंग कहाँ से करती, फिर उसे बैंक वगैरह या फिर किसी और से लोन वगैरह लेना पड़ता है। तो इस तरीके से इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती। तो इकोनॉमी की ग्रोथ में स्टॉक एक्सचेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ताकि कोई भी अपना डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहे, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहे, या फिर न्यू इन्वेस्टर्स आकर के इन्वेस्ट करना चाहें तो इसे आराम से कर सकें। नेक्स्ट वन इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अब इक्विटी कल्ट क्या होता है कि पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले देखा जाए तो 10 साल क्या उससे पहले या फिर अभी भी क्या है, बहुत सारे लोग नहीं पैसे अपने पैसों को शेयर्स या डिबेंचर्स या फिर सिक्योरिटी वगैरह में नहीं इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग खासकर रूरल एरिया में ज़्यादातर लोग बैंकों के ऊपर रिलाई करते हैं। अब इसका एक प्रॉब्लम होता है कि बैंकों के ऊपर उन्हें तो पता है कि बैंक से उन्हें कम रेट मिलेगा। अगर वो सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हाँ, लॉस भी हो सकता है लेकिन गेन भी हो जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज के आने के बाद से बहुत लोगों की संख्या बढ़ी जो कि शेयर्स वगैरह में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि अब नए नए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे कि और लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। इससे क्या होगा कि एक इक्विटी कल्ट बनेगा, कि कल्चर बन जाएगा कि हाँ, अब बैंक में कम और हमें शेयर्स या डिवेंचर्स या फिर सिक्योरिटी वगैरह में भी हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। ये क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप विद इन द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन अ रिस्ट्रिक्टिव एंड कंट्रोल्ड मैनर। कि हाँ, स्पेकुलेशन तो है लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई बॉडी है, गवर्नमेंट के पास बॉडी है जो उसे कंट्रोल करती है। आप अंधाधुंध इस तरीके से स्पेकुलेशन करके और बहुत ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं, किसी और के साथ फ्रॉड करना, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट अ सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन, कि सर्टेन डिग्री तक आप कर सकते हैं कि हाँ, उतना काम चल सकता है। लेकिन अगर आप लिमिट से ज़्यादा जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब थे कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के। अब आते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, कि ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, कि हम स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इन सबको देखा जाए तो पहले क्या होता था, कुछ साल अगर पहले की बात करें तो होता था कि जा कर के वहाँ पे बिडिंग की जाती थी। लाइक स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था और वहाँ पे हमें फिजिकली ख़रीदना पड़ता था और पेमेंट करो, फिर वहाँ से हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं। तो पहले इस तरीके की हुआ करती थी। ऑक्शन हुआ करता था कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा फिर उसको दे दी जाती थी। सो इसे हम लोग रीड कर लेते हैं। सो टिल अ फ्यू ईयर्स अगो ट्रेडिंग ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज टुक प्लेस थ्रू अ पब्लिक आउटक्राई और ऑक्शन सिस्टम. This has been replaced by online screen-based electronic trading as almost all exchange have become electronic. अभी क्या हो गया कि उसको चेंज कर दिया गया है। अभी क्या है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अब पूरा जितना भी स्टॉक का जो लेन देन होता है ये ऑनलाइन होता है। यहाँ पे आपको किसी तरीके की फ़िज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना पड़ता है। आप ऑनलाइन अपना एक अकाउंट बनाइए, जैसे कि बैंक लगभग ऑलमोस्ट बैंक की तरह ही होता है कि आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके थ्रू आप वहाँ पे लेन देन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सो trading shifted from the stock market floor to the broker's office where trades are executed through a computer। कि जैसा मैंने बताया कि अब क्या होता है कि हमें फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना पड़ता है, हम यहाँ से अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप के द्वारा ख़रीद सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक मार्केट हुआ करता था, वहाँ पे जाकर ख़रीदना पड़ता था। अभी क्या है कि ब्रोकर्स बैठे रहते हैं, आप जाओ वहाँ पे, अगर आपके पास या फिर वो वहाँ से आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मे बी आप यहाँ से उसे अपने एक अकाउंट बनाओ, उस अकाउंट में आपको बताना पड़ेगा कि मुझे बहुत सारी उसमें इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी होती है। उसे फ़िल करने के बाद वो ब्रोकर आपको सब ये जो एक्सचेंज कराने होंगे कि सारा चीज़ करवाएगा। सो ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स आर मेंबर्स ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज थ्रू हुम ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इज़ डन। कि वही जितनी भी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग का जितना भी काम होता है वो ब्रोकर्स ही करते हैं। सो ब्रोकर्स में भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कॉरपोरेट बॉडीज़। तो अब ऐसा हो गया कि ब्रोकर्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं
या फिर एक कंपनी भी हो सकती है। कौन सी कंपनी? जो कि शेयर्स को बेचने और ख़रीदने का काम करा रही है। तो हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप हो या फिर कोई कंपनी हो, तो ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं। इनको हम इंटरमीडियरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेलर और ये जो बायर्स होते हैं उनके और जो सेलर्स होते हैं उनके बीच का एक लिंक बनते हैं, इसलिए इनको इंटरमीडियरी भी कहा जाता है। सो अर्लियर दीज मेंबर्स ओन्ड कंट्रोल एंड मैनेज द exchanges. The ownership and management of stock exchanges by broker often led to a conflict interest between the broker and their client. लेकिन अब क्या हो गया है कि अब क्या किया गया है कि एक डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया गया। डीम्यूचुअलाइजेशन मीन्स होता है सेपरेट्स द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ मेंबर्स। डीम्यूचुअलाइजेशन हो गया, तो इससे क्या होती है कि थोड़ी सी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करती थी पहले दोनों के बीच, एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स के बीच, तो उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो गई डीम्यूचुअलाइजेशन की वजह से। सो अ कंपनी सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज ओनली इफ़ दे आर लिस्टेड और कोटेड ऑन इट। कि आप तभी किसी भी कोई भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है जब तक कि वो किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, मीन्स कि रजिस्टर किया हुआ हो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। हम जानते हैं इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक 22 स्टॉक एक्सचेंज है। फेमस में आपका NSE है, BSE है, तो किसी में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। कंपनीज हैव टू फुलफिल अ stringent set of requirements to get their security listed on a stock exchange. This ensure that the interest of the shareholders are adequately looked after. Transaction on a stock exchange may be carried out on either cash basis or carry over basis, जिसे बदला भी कहा जाता है। सो स्टॉक एक्सचेंज ईयर इज़ डिवाइडेड टू पीरियड्स कॉल्ड अकाउंट। कि एक स्टॉक एक्सचेंज ईयर को डिवाइड किया गया है, जिसे हम ईयर में डिवाइड किया गया है, उसको बहुत सारे पीरियड में बहुत सारे एक ईयर को बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। विच वेरी फ्रॉम अ फोर्टनाइट टू अ मंथ, कि वो चेंज कर सकता है। All transactions made during one account are to be settled by payment for purchase and by delivery of share certificate in case of sale or notified days of clearing program of a given stock exchange. तो किस तरीके का होता है कि जैसे बैंक का लगभग ऑलमोस्ट बैंक की तरह ही काम करता है कि आप एक अकाउंट बनाओ, फिर आपको सपोज आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि क्रेडिट दिखाएगा। वैसे ही क्या होगा कि जब आप शेयर खरीदेंगे तो आपका डीमेट अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप उसे बेच देते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट कम हो जाएगा। अब बात करते हैं NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सो ये क्या है? ये एक इट इज़ द लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन एक्सचेंज. It was incorporated in 1992 and was recognized as a stock exchange in April 1993. So it started operation in 1994. ऑपरेशन उसमें स्टार्ट हुआ 1994 से। तो ये क्या करता है कि इसमें लगभग So it launched the capital market segment in November 1994 as a trading platform for equity and the future and option segment in June 2000 for various derivative instruments. So NSE has set up a nationwide fully automated screen based trading system. क्या आप स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम कर सकते हो? अब क्या है कि द NSE was set up by leading financial institute like banks, insurance companies and the other financial intermediaries. So it is managed by professionals who do not directly or indirectly trade on exchange. So the trading right are with the trading members who offer their service to the investors. The board of NSE comprises of senior executive फ्रॉम प्रोमोटर इंस्टीट्यूट, एमिनेंट प्रोफेशनल, इस तरीके के लोग उसमें शामिल रहते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि NSE को क्यों स्टेबलाइज किया गया, क्यों हम इंडिया में वो काम कर रही है, तो उसके ऑब्जेक्टिव की बात करें सो द फर्स्ट वन इज स्टेबलाइजिंग ए नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ
सिक्योरिटी, कि पूरे नेशन में, पूरे देश के लोग ट्रेड कर सके सिक्योरिटी वगैरह में, इस चीज़ को थोड़ी सुविधाजनक बनाने के लिए एनएससी को स्टेबलाइज किया गया। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर ऑल ओवर द कंट्री थ्रू एन एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क, कि पहले क्या था कि जो मुंबई में हैं लोग या फिर जहाँ जहाँ पे मार्केट होते थे वहीं के लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि जो रूरल एरिया हो गया या फिर और जो अलग अलग जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। जिनको पता भी था वो सोचते थे कि कौन जाएगा इतनी दूर शेयर में पैसा लगाने के लिए। लेकिन एनएससी के आने के बाद क्या हुआ कि जो नेशन वाइड इसकी पहुंच बनी, कि जो भी चाहता है अब उसे आसानी से शेयर में, डिवेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग अ फेयर, efficient एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ पे इस तरीके का कि कोई धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, इसकी श्योरिटी दी जाती है और ये एनएससी के द्वारा ही किया जाता है। जो कि एनएससी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक एंट्री सेटलमेंट, कि शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल का मतलब हो गया कि पहले क्या होता है कि बहुत टाइम लगता था कि आज हमने पेमेंट किया 2 दिन बाद हमारे पास मेरे शेयर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम हो गया है तो तुरंत आप जाओ पेमेंट करो, आपके शेयर्स आपके पास आ चुके हैं तो आपका टाइम बच जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स, की अब क्या है कि अगर इंडिया सिक्योरिटीज़ वगैरह में नहीं करती इन्वेस्ट तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये और सारी जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे और भी पीछे चली जाती, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम एक इंटरनेशनली जगह बना रहे हैं और इंटरनेशनल यानी कि फॉरेनर्स भी क्या करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन बना रहता है। So within a span of 10 years, NSE has been able to achieve its objective for which it was set up. So it has been playing a leading role as a change agent in transforming the Indian capital market. So NSE has been able to take a stock market to the doorstep of the investors, कि ये हर घर घर तक इन्वेस्टर्स के घर घर तक पहुंच गया, क्योंकि पहले इसकी सुविधा नहीं थी। अब क्या कोई भी जो चाहता है, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, जो भी चाहता है वो आसानी से सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। एनएससी के मार्केट सेगमेंट की बात करें तो इसे 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया, होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट एंड कैपिटल मार्केट सेगमेंट। होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट की बात करें तो ये क्या करता है कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटी दैट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, बॉन्ड्स इशूड, ये जितनी भी सारी लाइक इशूड बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, इंडेक्स बॉन्ड, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो इस सेगमेंट में आती हैं आपके होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट में। लेकिन कैपिटल मार्केट सेगमेंट में कौन कौन सी आती हैं? द कैपिटल मार्केट सेगमेंट ऑफ एनएससी प्रोवाइड एन इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इक्विटी। इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, प्रेफरेंस में ट्रेड कर सकते हैं, डिवेंचर्स है, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड फंड्स एज वेल एज रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें आप कैपिटल मार्केट सेगमेंट में देखेंगे। और जो कूपन्स वगैरह होते हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये आप होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट में देखेंगे। अब बात करते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI। ये क्या होता है? सो द OTCEI इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. It was set up to provide small and medium companies an access to the capital market for raising finance in a cost efficient manner। कि जैसे क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो तो आसानी से अपने फाइनेंस को रेज कर लेती है पब्लिक से, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां स्मॉल या मिडिल, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी अपने शेयर्स को इशू करने में, तो उनकी हेल्प करने के लिए आपको ओवर द काउंटर वाली जो सिस्टम है वो आई है।
So it was also meant to provide investor with a convenient, transparent, and efficient avenue for capital market investment. It is fully computerized, transparent, single window exchange, which commenced trading in 1992. हाल ही में स्टार्ट हुआ है. अब इसके बहुत सारे, जैसे कि अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ये हैं जो डील करती हैं, लाइक द OTC एक्सचेंज इन USA. इट हैज़ बिन प्रोमोटेड UTI, ICC, ICICI, IDBI, IFCI, LIC. ये सारी चीज़ें कैपिटल, SBI कैपिटल मार्केट, ये सारी होती है. सो द ओवर द काउंटर मार्केट मे बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर सीक सेलर्स एंड वाइस वर्सा, कि बायर ढूंढ रहा है सेलर को, सेलर ढूंढ रहा है बायर को. तो ओवर द काउंटर मार्केट इन दोनों को क्या करता है, मिलाने का काम करता है. सो इट इज़ अ नेगोशिएटेड मार्केट प्लेस दैट एग्जिस्ट इन एनी वेयर एज अपोज टू द ऑक्शन मार्केट प्लेस रिप्रेजेंटेड बाई एक्टिविटी ऑन सिक्योरिटी एक्सचेंज. सो OTCEI counter taps on the computer screen, find codes, and if effect a purchase or sale depend on whether the sale meet their target or not. So there is no particular market. इस बात का ध्यान है कि इसका कोई एक पर्टिकुलर मार्केट नहीं है, लाइक जोग्राफिकल के इस एरिया में OTCEI है, ऐसा कुछ नहीं. ये ऑनलाइन सब कुछ होता है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ OTCEI आर टू प्रोवाइड क्विकर लिक्विडिटी, कि बहुत जल्दी आपका जो सिक्योरिटी है वो लिक्विड हो सके, मनी में एक्सचेंज हो सके. इसीलिए इसके जो प्रोसेस हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड और इजी रखे गए हैं, और थोड़ी इसकी जो कॉस्ट होती है वो चीप होती है, ताकि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, मिडिल कंपनीज होती हैं, इन सबको अफोर्ड कर सकें. एडवांटेज की बात करें कि OTC का एडवांटेज क्या है. सो द फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उनके लिए एक ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ी सी चीप होती है, कॉस्ट इफेक्टिव है. सस्ते लोअर कॉस्ट पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेयर्स को इशू कर सकते हैं, एंड लोअर एक्सपेंसेस ऑन सर्विसिंग द इन्वेस्टर्स. इसका फ़ायदा मिलता है. थर्ड वन इज़ फैमिली कंसर्न एंड क्लोजली हेल्ड कंपनीज कैन गो पब्लिक थ्रू OTC. की जो फैमिली कंसर्न होती है, लाइक जो अपने फैमिली को ध्यान में रखती है, जैसे छोटी बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादा नुकसान नहीं झेल सकती हैं, तो वो OTC के माध्यम से जा सकती हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ डीलर कैन ऑपरेट बोथ इन न्यू इशू एंड सेकेंडरी मार्केट एट देयर ऑप्शन. ये उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो न्यू में करे या फिर पुराने में करे. नेक्स्ट वन इज इट गिव्स ग्रेटर फ्रीडम ऑफ चॉइस और टू इन्वेस्टर टू चूज स्टॉक बाय डीलर्स फॉर मार्केट मेकिंग इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन भी रहता है कि आप चाहें तो प्राइमरी मार्केट में शेयर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेकेंडरी मार्केट में. तो ये उनके पास एक ऑप्शन रहता है, तो थोड़ा सा उनका दिमाग खुलता है. फिर अब उनकी इच्छा कि जिसमें वो कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम. हाँ, जो कि ये तो कंप्यूटर बेस्ड है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है विथ नो प्रॉब्लम ऑफ बैड और शॉर्ट डिलीवरी, कि तुरंत आपकी डिलीवरी हो जाती है कि आप पेमेंट किए हैं, आपके पास आपके सिक्योरिटीज़ पहुंच गए. नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन फ्लोज आर फ्री एंड मोर डायरेक्ट फ्रॉम मार्केट मेकर्स टू कस्टमर सिंस देयर इज़ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. तो जो कि उनके बीच एक क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है, वो जानते होते हैं एक दूसरे को, तो जो भी ट्रांसफ़र करने का या फिर जो भी गुड्स कह सकते हैं, सिक्योरिटी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की जो भी मूवमेंट होती है वो बहुत ही जल्दी होती है, आसानी से बायर्स एंड सेलर तक चीज़ें पहुंच जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था इन 12 अप्रैल 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of security market and for investors protection, कि अच्छे से ग्रो कर सके और इन्वेस्टर्स भी बेझिझक इसमें इन्वेस्ट कर सके. क्योंकि अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड हो जाता है तो फिर इन्वेस्टर्स का एक विश्वास उठ जाता है. तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने इस बॉडी का एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का उसने इस्टेब्लिशमेंट किया. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि ये एक
अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी है। सो अब ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में रहती है। सो द सेबी वाज गिवन ए स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू एन ऑर्डिनेंस। तो अब ये क्या है कि एक एक्ट भी बन चुका है, पार्लियामेंट में एक एक्ट की तरह से लाया गया, बिल पास किया, उसके बाद ये एक्ट बन चुका है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन का काम करती है, उसके ग्रोथ का काम करती है। चलिए आगे टॉपिक है रीज़न फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, कि क्यों सेबी को स्टेबलाइज किया गया। तो जैसे जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स आने लगे, वैसे वैसे जैसे ही लोगों की जनसंख्या बढ़ी, ऐसे कह के इन्वेस्टर्स भी आने लगे, जैसे बायर्स एंड सेलर्स दोनों आने लगे, तो वहाँ पे फ्रॉड बहुत होने लगा। तो इस फ्रॉड के चलते क्या होता था कि गवर्नमेंट को भी, किसी भी नेशन को प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत ही लॉस भी होगा। तो इस लॉस को कम करने के लिए, फिर इन्वेस्टर्स को बनाए रखने के लिए मार्केट में गवर्नमेंट ने क्या किया था, और इन सारे जितने भी फ्रॉड्स होते हैं इनको कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो अब इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे किसी का भी किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो आप सेबी में जा सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं मिलने लगी। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी नोन एज। तो इन सब चीज़ों को, इतनी जो प्रॉब्लम होती थी, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया कि इन सारे प्रॉब्लम के साथ वो डील करेगा। पर्पस का बात करें, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। सो द बेसिक पर्पस तो यही है कि फैसिलिटेट इफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज जो पड़े हुए हैं वो आ सके, मार्केट में मोबिलाइज हों, तो और इकोनॉमी में ग्रोथ करने में वो हेल्प करेंगे। इट ऑल्सो एम टू स्टिमुलेट कॉम्पिटिशन एंड इनकरेज इनोवेशन, कि कंपटीशन बना रहे, क्योंकि कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो कंपटीशन बना रहा है, और जैसे जैसे कंपटीशन बना रहेगा तो लोग एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश में बहुत बार क्या होता है, कुछ नई चीज़ें आ जाती है, कुछ नई अच्छी चीज़ें कह सकते हैं कि मार्केट में आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए भी गवर्नमेंट ने इस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया। सो द इन्वायरमेंट एम्स एट मीटिंग द नीड्स एंड थ्री ग्रुप्स विच बेसिकली कंस्टिट्यूट मार्केट हो जाएगा। द इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटी, इशू कौन करता है, कंपनीज, एंड द थर्ड वन इज इन्वेस्टर्स एंड द मार्केट इंटरमीडियरीज। इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो टू द इशूअर्स यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इट एम्स टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस। तो कंपनी को एक मार्केट प्लेस मिल जाता है इन विच दे कैन कॉन्फिडेंटली लुक फॉरवर्ड टू रेजिंग फाइनेंस दे नीड इन एन ईजी, फेयर एंड इफिशिएंट मैनर। तो कंपनी के लिए क्या है कि उनको आसानी से एक मार्केट प्लेस मिल गया जहाँ से वो आसानी से फाइनेंस रेज कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें, टू द इन्वेस्टर्स के लिए बात करें, सो इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, कि इन्वेस्टर्स के राइट की प्रोटेक्शन करती है ये, उनके इंटरेस्ट को। फिर एक फेयर डीलिंग होती है तो वो भी खुश रहते हैं, और उनका वो इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने का। इंटरमीडियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इट शुड ऑफर अ कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट, कि उनके लिए कंपटीशन मिल चुका है जहाँ पे वो कंपटीशन करते हैं और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं और सर्विस के थ्रू वो अपना काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो तीन ही हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। प्रोमोट द डेवलपमेंट को प्रोमोट करना, एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। इसी को इलेबोरेटेड फॉर्म में दे दिया है, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रोमोट देयर ऑर्डरली फंक्शंस, टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। थर्ड वन प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, जितनी भी फ्रॉड्स वगैरह होती है उनको रोकने का काम होता है। फोर्थ वन इज़ टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस, की एक आप रूल रेगुलेशन दे दिए कि इसी के अंदर में आपको काम करना है, अगर इससे आप बाहर जा सकते हैं तो मे भी आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सेबी के फंक्शंस की बात करें तो इसके कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस हैं और कुछ डेवलपमेंट फंक्शंस हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस की बात करें
कि रेगुलेटरी फंक्शंस में वो क्या क्या करता है। सो द फर्स्ट वन इज़ रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, कि मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स होते हैं या फिर उनके जो सब ब्रोकर्स होते हैं, इन सबको रेगुलेट करना, कि वो अच्छे से काम करें, फ्रॉड ना करें, किसी भी तरीके की चीटिंग ना करें, इन सबको रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स, जितनी भी स्कीम्स होती है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, इन सब के रजिस्ट्रेशन का भी काम सेबी का ही होता है। थर्ड वन इज रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर्स एंड पोर्टफोलियो एक्सचेंज एंड मर्चेंट बैंकर्स, कि जितने भी बैंकर्स होते हैं, स्टॉक बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, इन सब को भी रेगुलेट करने का काम सेबी का ही होता है। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि जिस भी तरीके का अनफेयर जो ट्रेडिंग करते हैं, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का वो गलत चीज़ें कर रहे हैं, इन सब को रोकने का काम क्या होता है, सेबी का होता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेक ओवर बिड्स एंड इम्पोजिंग पेनाल्टी ऑफ सच प्रैक्टिसेस। तो इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेक ओवर बिड्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि बहुत बार होता है कि शेयर कंपनी ने तो अपनी शेयर इशू कर दी, अब क्या हुआ कि बहुत सारे उस कंपनी के ही लोग होते हैं या फिर बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, वो अपने पास उस शेयर को रख लेते हैं और फिर उस शेयर को कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा दामों में बेचते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारा फ्रॉड होता है, इन सब चीज़ों से भी बचाने का काम सेबी का होता है। नेक्स्ट वन इज कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरी, उनके ऊपर इंटरमीडियरी हो गए, जितने बैंक ब्रोकर्स हो गए, इन सब की ऑडिटिंग करना, उनकी चेकिंग करना, उनके ऊपर नज़र बनाए रखने का भी काम सेबी का ही होता है। नेक्स्ट वन इज लेवाइंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, किसी भी तरीके का चार्ज हो या फ़ी है, उन सबको भी देखने का काम, चार्ज करने कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, ये सभी सेबी का ही काम होता है। एंड द लास्ट वन is performing and exercising such power under Security Contract Act 1956 as may be delegated by Government of India, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मे भी हो सकता है कि उसने अपनी ये को करने के लिए उसने क्या किया है, इसको सेबी को दे दिया कि आप रेगुलेट करो, कितना काम गवर्नमेंट करेगी। डेवलपमेंट फंक्शन की बात करें, सो द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का काम सेबी का होता है। उन इंटरमीडियरी को ट्रेन करने का काम, क्योंकि इंटरमीडियरी जितना काम करता है वो कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तो उस नॉलेज के लिए इंटरमीडियरी को टाइम टू टाइम ट्रेन करना सेबी का ही काम होता है। थर्ड वन इज प्रोमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल SRO, कि जितना भी प्रोमोट करना फेयर प्रैक्टिसेस को, किसी भी तरीके का हो सकता है, आप कोई भी ये सकते हैं, ऐड वैड कुछ भी हो सकता है, उनको जाकर के समझाना, ये सारी चीज़ें कुछ भी हो सकता है। फोर्थ वन इज कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू और मार्केट पार्टिसिपेंट, कि मार्केट में जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान सेबी ही रखती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें अगर सेबी की, तो ये तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट हैज़ बीन कंसीडर एक्सपेंशन इन range and scope of its activities. So each the activities of SEBI now demand more careful, closer and coordinated and intensive attention to enable it to attain its objective. So according to SEBI has been restructured and rationalized in tune and expand scope. So it has decided its activity into 5 operational departments and each department is headed by an executive director. So apart from its head office at Mumbai, SEBI has opened regional office like in Kolkata, Chennai, Delhi to attend to investors' complaints and liaise with issuers, इंटरमीडियरीज, कि बहुत जैसे कि एक अगर मुंबई में रहता तो और कोई भी अगर इन्वेस्टर है सपोज चेन्नई का है, तो उसे मुंबई आना पड़ेगा अपने कंप्लेंट को ये करने के लिए, तो इसीलिए उसने क्या किया, अपने बहुत सारे ब्रांचेज खोल लिए। तो अभी सेबी के 5 ब्रांचेज इंडिया में ऑपरेट होती हैं।
सो द सेबी हैज़ परफॉर्म टू एडवाइजरी कमेटी भी है सेबी के पास. सो दे आर प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी. तो इनका काम क्या, इनमें कुछ कुछ मार्केट प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं. तो इनका काम अगर देखा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन एडवाइजरी का, तो द फर्स्ट वन इज एडवाइज सेबी, कि उस सेबी को सलाह देना, उसके ऊपर काम करना. अब उसको मानना ना मानना ये सेबी के ऊपर है कि वो उन बातों को मानता है, कि उन विचारों को मानता है या नहीं मानता है. नेक्स्ट वन इज टू एडवाइज सेबी ऑन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट इन इंडिया, कि किस तरीके, बेसिकली यही काम है, उनको सलाह देना, सही बातें बताना सेबी का. टू एडवाइज सेबी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज, टू एडवाइज चेंज इन लीगल फ्रेमवर्क, इंट्रोड्यूस सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंटी इन प्राइमरी मार्केट, टू एडवाइज द बोर्ड इन मैटर relating to development and regulation of security market in India. So the committee are however non-statutory. सेबी स्टैचुटरी है, लेकिन जो कमेटी है उसकी वो नॉन स्टैचुटरी है. सो इसीलिए क्या होता है कि सेबी कोई किसी भी तरीके का वो बाउंडेड नहीं है कि आपको उसकी बातों को मानना ही मान. जो दो एडवाइजरी बनाई गई है, दो कमेटी बनाई गई है, उनकी बातों को मानना या ना मानना, ये पूरा टोटली सेबी के ऊपर है कि वो मानता है या नहीं मानता है.